नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना सीरियल किलर की श्रृंखला की कड़ी नहीं है। सीरियल किलर्स के बारे में मैंने आपको 26 एपिसोड्स में अलग अलग सीरियल किलर्स की जानकारी दी थी। अब इसमें सिर्फ एक और जानकारी जो मैं साझा करना चाहूँगा किस्सा गोई परिवार से, कि सीरियल किलर्स की मानसिकता, सीरियल किलर्स की मानसिक बीमारी, सीरियल किलर्स की जो उनका हाव भाव, इन सब के बारे में एक रिसर्च मुझे मिली है नेट पर। देखने में थोड़ी सी लॉजिकल लग रही थी। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूंगा, आज नहीं कल या परसों। कारण सिर्फ इतना है कि आप भी ऐसे लोगों की मानसिकता से परिचित हों। वैसे तो ज़्यादातर उनके बारे में मैं आपको सब बता चुका हूँ, लेकिन आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपके आसपास जो लोग हैं, कभी कभी ये हैबिट या कभी कभी ये व्यवहार या कभी कभी ये बातें, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बातें लेटेंट होती हैं, छिपी हुई होती हैं, लेकिन उस रिसर्च के मुताबिक उनमें ये व्यवहार कहीं न कहीं झलक कर आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर जरूर करूँगा, साझा जरूर करूँगा। आज एक बहुत छोटी सी अपराध की घटना जो वर्ष 2017 की है और राज्य है तेलंगाना, जिला है नगर कुर्नूल ये जिला है। यहाँ की एक घटना बताऊंगा। घटना चूंकि नज़रों में बहुत खटक सी रही थी, या जिसको कहें कि अजीब सी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा किस्सा गोई के दर्शकों को, परिवार को अपने, इसे मैं जरूर बता दूं। हुआ दरअसल ये कि नगर कुर्नूल के रहने वाली स्वाति रेड्डी और उनके पति सुधाकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और स्वाति रेड्डी गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी, हाउस मेकर थी। एक दिन स्वाति ने अपनी मां को फोन किया। फोन करके बताया कि सुधाकर का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका चेहरा एकदम खराब हो गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके वाइटल्स सब बिल्कुल ठीक हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, दिमाग सब कुछ बिल्कुल सही है, पर चेहरा खराब हो गया। पूछा गया कि आखिर ऐसा कौन सा एक्सीडेंट हुआ कि चेहरा इसका खराब हो गया। उसको बताया कि बैटरी बनाने की बैटरी के एक दुकान पर वो अपनी कार से लड़ गया, और उसके बाद वो भागने के चक्कर में जब गेट खोल कर निकला तो एक खुली हुई बैटरी के ऊपर उसका सिर पड़ गया, और उसकी बैटरी के भीतर जो एसिड होता है, माइल्ड एसिड होता है, बहुत कंसंट्रेटेड नहीं होता है, क्योंकि उससे आयनाइजेशन करना होता है उन्हें इलेक्ट्रोड्स के प्लेट्स का, जिससे एनर्जी या जिससे बिजली बनती है, और जितने वोल्ट की वो बैटरी होती है उतने वोल्ट का इक्विपमेंट चलाने में वो सक्षम हो जाता है। बहरहाल उनकी माँ ने कहा कि मुझे एक बार दिखाओ। फौरन सुधाकर को वो वीडियो कॉल पर ले आई। उसने दिखाया कि चेहरे पर फफोले से पड़े हुए हैं, पूरा चेहरा विकृत सा दिखाई दे रहा है। चेहरे से ये पता नहीं लग रहा है कि ये कौन है। बहरहाल पूछा गया, बोलने के लिए कहा उसकी माँ ने, तो स्वाति ने बताया कि नहीं, बोल नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा एसिड इसके मुंह में भी चला गया था। और हम सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, आज ही इसकी प्लास्टिक सर्जरी का
की प्रोसेस की शुरुआत कर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी प्लास्टिक सर्जरी हो जाए। देर होने में फिर प्लास्टिक सर्जरी में बहुत दिक्कत होती है। स्वाति की माँ ने कहा कि ठीक है, पिताजी शाम को आते हैं, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। बहरहाल पिता का थोड़ी देर में ही फ़ोन आ गया। घबराए, चिंतित हुए, पूछा कैसे कैसे हुआ, फिर वही स्टोरी रिपीट हो गई। उन्होंने भी देखने की इच्छा जाहिर की, उनको भी वीडियो कॉल पर उसका चेहरा दिखाया गया। देखकर वो परेशान हुए और उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी कराओ, 2-3 दिन में हम लोग भी आकर देख लेंगे। बहरहाल एक डॉक्टर का जो क्लिनिक था, बड़ा क्लिनिक है, प्लास्टिक सर्जन है, अच्छे प्लास्टिक सर्जन हैं, उनको दिखाया गया। उन्होंने कहा बिल्कुल हम ठीक ठाक इसको सही कर देंगे। उन्होंने कहा कि एक फोटोग्राफ इनकी आप हमको दे दीजिए, और चूंकि बिल्कुल विकृत हो गया है तो उसी हिसाब से हम इसको ऐसा करेंगे कि देखने में ये नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे ही लगें। हालांकि मूछें और भवें इनके आने में थोड़ा समय लगेगा। माँ बाप ने ये बताया था कि साहब चेहरे पर फफोले से निशान, फफोले के ब्लैकनिंग जैसे निशान थे, जगह जगह फफोले से पड़े हुए थे, इसलिए जल्दी से इसको भर्ती कराया गया और इसकी प्रोसेस शुरू की गई। करीब 1 हफ्ते बाद स्वाति की माँ बाप और एक भाई उस अस्पताल में सुधाकर को देखने पहुंच गए। सुधाकर को सिर तक चद्दर से उड़ाया गया था। सिर पर तमाम पट्टियों जैसी कुछ चीज़, शायद प्लास्टिक सर्जन्स इस्तेमाल करते होंगे, वो पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने पूछा स्वाति से कि क्या बोल नहीं पाते? उन्होंने कहा नहीं, अभी बोल भी नहीं पाते और बोलने के लिए मना किया गया है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी कम से कम 2 महीने तक इन्हें बोलने के लिए मना किया जाएगा, क्योंकि बोलने से जो चेहरे की स्किन है वो थोड़ा ऊपर नीचे होगी, जिसकी वजह से जो ऑपरेट किया जाएगा, जहाँ की स्किन इसको लगाई जाएगी, उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। लोगों ने देखा, 2 दिन रहे और वापस चले गए। कुछ दिन बाद स्वाति ने बताया कि अब उनकी प्लास्टिक सर्जरी पूरी हो गई है, वो घर पर आ गए हैं। एक दिन अचानक फिर करीब 2 महीने बाद माँ बाप फिर उनको देखने पहुंचे, लेकिन इस बार जब उन्होंने वो उसका ठीक किया हुआ चेहरा, प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेहरा वैसे भी पता लग जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी की गई है इसकी, ये सब देखने के बाद भी उन्हें थोड़ी शंका हुई। फिर से माँ बाप ने उन्हें कहा, स्वाति से कहा कि क्या अभी भी बोल नहीं सकते? उन्होंने कहा नहीं, अभी बोलने के लिए मना किया गया। 2 महीने तक कतई बोल नहीं सकते। पेन और कागज रखा गया है, ये उसी से कुछ लिख के अपना जवाब देते हैं। पता नहीं स्वाति के पिता के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने एक पेज कागज पे उससे ये लिख के पूछा कि अब कैसा महसूस कर रहे हो? तो उसने हाथ के इशारे से बताया कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। पिता को लगा कि ये तो बात मैंने ऐसी पूछी कि वो इशारों से भी समझा सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि किस प्लास्टिक सर्जन ने तुम्हारा ये ऑपरेशन किया है? फिर से सुधाकर ने स्वाति की तरफ इशारा किया। स्वाति ने फौरन उस प्लास्टिक सर्जन का नाम बता दिया। पिता को फिर कुछ जो भी डाउट रहा हो, उसे कुछ फिर डाउट हुआ। उन्होंने लिखा, खाने में क्या क्या खाने के लिए अलाउ किया गया है, मैं बाजार से ले आऊंगा। बजाय उस कागज पे लिखने के, उसने फिर इसका जवाब स्वाति से दिलवा दिया।
इसके बाद उसमें लिखा, इनके पिता ने, कुल कितने दिन की छुट्टी ली है, ये मेडिकल लीव है, अर्न लीव है, या बिना छुट्टी के तुमने अपना ऑपरेशन कराया है। उसने फिर इशारा किया स्वाति की तरफ। पिता ने कहा कि तुम लिख कर बताओ। स्वाति नहीं समझ सकती, स्वाति को इतना आइडिया नहीं है, वो गृहिणी है, हाउसवाइफ है, लिहाजा तुम बताओ। बहरहाल उसने कुछ कुछ लिखा उस पर, लेकिन उसकी लिखावट और जवाब दोनों देखकर उनके पिता को कुछ शंका हुई। स्वाति को अलग ले जाकर पूछा कि क्या लिखावट भी बदल गई? CL, ML और EL में क्या अभी अंतर भूल गया? स्वाति ने भी कुछ गोलमोल सा जवाब दिया, लेकिन स्वाति के पिता के दिमाग में यह खटका बना रहा। उन्होंने फोन करके सुधाकर के पिता से बात की कि इसकी क्या आप मिले उससे? उनका नहीं, हम नहीं मिले। बोले आपका बेटा है, आपको देखना चाहिए, हम लोग 2 बार देखा है। और फिर उन्होंने कहा कि जरा आप उससे बचपन की कोई बात पूछिएगा, वो लिख कर जवाब देता है और हमें बताइएगा कि सही है कि नहीं है। सुधाकर के पिता ने कहा कि आपको क्या डाउट है? उन्होंने कहा आप पूछिएगा बचपन की ऐसी बात जो स्वाति न जानती हो, शादी से पहले की बात, रिश्तेदारी में किसी की बात, आप पूछिएगा और कृपा करके हमें जरूर बताइएगा। उन्होंने कह दिया बिल्कुल ठीक है। 3-4 दिन में सुधाकर के पिता भी आ गए। पहले सामान्य बातें हुई, लेकिन उनके दिमाग में अपने बहू की, बाप के, उनके पिता की ये बात खटक रही थी। बातचीत करते करते थोड़ा शार्प थे वो ये जान गए कि हाँ इसको बोलने में दिक्कत है, ये लिख के जवाब देता है। उसकी प्रेजेंस में नहीं, जहाँ जिस कमरे में ये लोग बात कर रहे थे, अपनी बहू से ये बातें पूछनी। बहू ने भी वही रटी रटाई बात बताई, बोलने के लिए मना किया है। ये हाथ से ही लिख सकते हैं, आप पूछेंगे तो आपका जवाब ये कागज पे लिख के देंगे। पिता ने अपने बेटे सुधाकर को बुलाकर गमगीन होकर कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई क्या? उसने सिर हिलाया कि नहीं गई। फिर उन्होंने 2-3 सवाल बचपन से, परिवार से रिलेटेड पूछे। और उसके जवाब में उसने लिखा कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं। उनके पिता को भी खटका हो गया। घर से बाहर निकलकर उन्होंने लड़की के पिता से ये कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने ऐसे सवाल पूछे जो मेरे घर का कोई बच्चा भूल ही नहीं सकता। ये कैसे भूल सकता है? अब आप बताइए आपका क्या डाउट है? उन्होंने बताया कि मुझे ये डाउट है कि ये सुधाकर है ही नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह देखा, कपड़े भी वही पहना हुआ है, सब कुछ वही है, लेकिन ये सुधाकर नहीं है। हाथ से जिस तरह ये लिखता है, कलम पकड़ने की जो तरीका है वो सुधाकर का नहीं है, राइटिंग सुधाकर की नहीं है। दोनों लोगों को जब ये डाउट हुआ तो दोनों ने ही इसके लिए पूछताछ अपनी बेटी और सुधाकर के पिता ने अपने बहू से इसकी पूछताछ शुरू की। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, क्या पड़ गया था, डॉक्टर का नंबर दो, दुनिया भर की बातें। डॉक्टर से पूछा गया तो उसने बताया कि साहब
ऐसा लगता है कि चेहरे पे किसी ने एसिड फेंक दिया था। और होता ये है कि इसमें जब ये फफोले इसके फूट जाते हैं, वाइट वाइट से पैचेस चेहरे पे आ जाते हैं, फिर उनका भर पाना या उनका नेचुरल रंग में आना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको बर्न इंजरी केसेस कहते हैं। उसके बाद जो स्किन की रिकवरी है ये उस तरह नहीं हो पाती जैसी ओरिजिनल स्किन होती है। मैंने ये कहा भी कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, जो स्कार्स बचेंगे उसकी हम सर्जरी कर देंगे, लेकिन स्वाति नहीं मानी। स्वाति ये कहती रही कि नहीं, आप इसकी पूरी की पूरी प्लास्टिक सर्जरी करिए, पूरे चेहरे की। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो फोटो दी गई, मैंने कहा एक फ़ोटो दीजिए ताकि मैं कोशिश करूं कि उसी तरह से इसकी स्किन हो जाए। जो मुझे फ़ोटो दी गई वो फ़ोटो मेरे पास है, आप कहिए तो उसे व्हाट्सएप पर भेज दें। भेजा तो वो फ़ोटो सुधाकर की ही थी, लेकिन ये शंका बनी रही। ढेर सारी विसंगतियों के बाद सुधाकर के पिता ने एक बार फिर सुधाकर के घर पहुंचकर पास के थाने पर पुलिस से संपर्क किया और उनसे कहा कि हमारी शंकाएं ये हैं, कृपा करके इसका पता लगाएं, मुझे अपनी बहू पर शक है। पुलिस ने एक एप्लीकेशन ली। एप्लीकेशन की जांच में पुलिस ने स्वाति को थाने पर बुलाया और स्वाति के माँ बाप और स्वाति के सास ससुर की जितनी शंकाएं थीं एक एक करके उनसे पूछनी शुरू कर दी। शुरू से ही स्वाति सवालों को टहलाने का, घुमाने का, दाएं बाएं ले जाने का काम करती रही। पुलिस को पुख्ता विश्वास हो गया कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। पुलिस ने पूछा भी कि अगर तुम ऐसे नहीं बताओगी तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं पता करने के। नगर कुरनूल के एसीपी, डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी होता है, उसको जो प्रभारी थानाध्यक्ष थे, स्टेशन हाउस इंचार्ज, उन्होंने ये समस्या बताई। एसीपी ने कहा ये पता करो सुधाकर का आधार कार्ड है कि नहीं। स्वाति से पूछा गया कि इसका आधार कार्ड है, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी उपलब्ध करा दी गई। एसीपी ने आधार से खतो किताबत करके ये पूछा कि क्या इसके फिंगरप्रिंट डाटा में उपलब्ध है, हमें एक जांच के सिलसिले में चाहिए। उधर से जवाब आया कि आप जिस किसी से मैच कराना चाहते हैं उसका सैंपल भी भेजिए। फौरन बिस्तर पर लेटे हुए सुधाकर का सब हाथों का, सारी उंगलियों का, मतलब 10 उंगलियों का थंब इम्प्रेशन कागज पर लेकर स्कैन करके आधार को भेजा गया। नेशनल डाटाबेस होता है आधार, वो क्या कहते हैं, नेशनल आइडेंटिफिकेशन, जो विभाग देखता है। तमाम खतों किताबत के बाद ये जवाब आया कि ये वो फिंगरप्रिंट नहीं है जो हमारे डाटाबेस में है। पुलिस को समझ में आ गया। स्वाति को एक बार फिर बुलाया गया। स्वाति से कड़ाई से पूछताछ की गई। कड़ाई नहीं, बहुत कड़ाई से पूछताछ की गई। थोड़ी देर के पॉज के बाद स्वाति रेड्डी ने सारी बातें बता दी। उसने कहा ये मेरे पति सुधाकर नहीं है, ये मेरा प्रेमी राजेश है। उसने बताया कि हम अपने पति सुधाकर के साथ
फिल्म देखने गए थे यावाडू। ये दक्षिण की बहुत ही हिट फिल्म है। उसके बाद मैं राजेश यानी अपने प्रेमी को लेके एक दिन फिर यही फिल्म देखने गई और प्रेमी से बताया कि ये आइडिया बहुत सही है, क्योंकि अब सुधाकर हम पर शक करने लगा है और वो कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुका है। कैसा दोस्त है, कब से दोस्त है, कहाँ पढ़ा था, कहीं तुम्हारा फैमिली फ्रेंड है कि तुम स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, तमाम तरह की बातें। उससे मुझे लगता है कि वो शक कर रहा है और अगर किसी दिन उसे ज़्यादा शक हो गया और भंडा फूट गया, तुम्हारा भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। राजेश ने कहा ये फिल्म में जो आइडिया है ये बिल्कुल सही है। चेहरे को कैसे चेंज करना है और चेहरे पे क्या ऐसा डाला जाए कि डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी को राजी हो जाए। घर वालों को क्या बहाना बताया जाए ये भी बता दिया गया, क्योंकि डॉक्टर को ये बताना कि नहीं साहब हम फर्जी सर्जरी करा रहे हैं ये ठीक नहीं है, कभी न कभी घर वालों को ये बात पता लग जाएगी। लिहाजा उन लोगों ने बैटरी में डालने वाला एसिड 500 ml का वो ले आए। एक पतले कपड़े में एसिड भिगो दिया, उसको लिटाकर उस भीगे हुए कपड़ा जो धीरे धीरे उसमें से फ्यूम्स निकलना शुरू हुए थे उसके चेहरे पर रख दिया। दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में चेहरे पर बर्न इंजरी आ गई। नेट से उन्होंने सारी प्रक्रिया देख रखी थी। जब 10 या 15 मिनट कॉटन सोक्ड इन एसिड, उसको जब 10 से 15 मिनट तक उसके चेहरे पे रखा गया, थोड़ी देर में वो कॉटन, चूंकि एसिड में कॉटन डिसइंटीग्रेट कर जाता है, वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट कर गया और स्किन पर बहुत ज़्यादा जलन भी होने लगी। फौरन राजेश ने नल के नीचे ले जाकर उसको धो दिया। करीब 4 घंटे बाद चेहरे पर थोड़े थोड़े फफोले आने लगे और जो एसिड बर्न की ब्लैकनिंग है वो चेहरे पर आ गई। बैठकर इन्होंने खूब खाना खाया और उसके बाद ये पूछा या ये सलाह की कि पहले तुम्हारे घर वालों को बताऊं कि पहले अपने घर वालों को बताऊं। तय हुआ कि स्वाति पहले अपने घर वालों को बताएगी। स्वाति ने वही किया। फिर उसने सुधाकर के घर वालों को बताया। फिर उस दिन ये तय हुआ कि अब सुधाकर का करना क्या है। स्वाति रेड्डी ने अकेले ही आसपास इलाके की रेकी कर ली। घर से 500 मीटर की दूरी पर ही घना जंगल था। रात में उसके खाने में, सब्जी में या जो भी चीज़ वो खाई रही होगी उसमें 40 गोलियां नींद की मिला के उसे खाना खिला दिया। जब वो पूरी तरह बेहोश हो गया तब उसने राजेश को बताया कि अब इसे ले चलना है। राजेश, चूंकि चेहरा वो उसने जला रखा था, उसने फौरन पूरे चेहरे पे कपड़ा लपेटा, क्योंकि जलने जैसी कोई बात तो हुई नहीं थी, वो जानबूझ के जलाई हुई बात थी। उसकी चोट का, उसकी गर्मी का, उसकी हीट का, उसके इरिटेशन का उसको अंदाज था। चेहरे पे कपड़ा लपेटकर कार से वो दोनों लाश को लेके जंगल की तरफ गए। हाथ स्वाति ने पकड़ा, पैर की तरफ राजेश ने पकड़ा। दूर जंगल में, जहाँ बिल्कुल बीहड़ जंगल था, ऊबड़ खाबड़ जंगल भी है, पथरीला भी है, 2 पत्थरों के बीच में उसको ले जाकर रख दिया। गाड़ी से पेट्रोल निकाला,
गाड़ी साफ करने वाले तमाम जो कपड़े थे वो सब ले आए, शरीर पर रखकर पेट्रोल डालकर जला दिया। दूर से देखते रहे। जब बॉडी बिल्कुल जलकर राख हो गई, खाक हो गई, राख तो नहीं हुई होगी क्योंकि इतनी जल्दी बॉडी जलती नहीं है, लेकिन वो खाक हो गई, तब ये लोग गाड़ी पर बैठकर वापस आ गए। घर को बिल्कुल ठीक ठाक किया और फिर तुरंत सवेरे सवेरे प्लास्टिक सर्जन के यहाँ चले गए। प्लास्टिक सर्जन ने यही राय दी कि एक बार घाव को सूख जाने दीजिए, जब इसके स्कार्स बनेंगे उस समय केवल स्कार्स पर हम प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे। लेकिन स्वाति नहीं मानी। स्वाति ने कहा कि नहीं, अब अलग अलग जगह प्लास्टिक सर्जरी करने में बुरा लगेगा, आप पूरी फेस की प्लास्टिक सर्जरी कर दीजिए। डॉक्टर ने ये बताया कि आप पुरानी फोटोग्राफ भी जरा ले आइए, क्योंकि जो इसके नाक की शेप है, मुंह है और इन सब चीज़ों को ठीक उसी जगह पर रखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। उसने सुधाकर की ढेर सारी फोटोग्राफ लाकर डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर ने धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़ी लंबी प्रोसेस है उसकी, प्लास्टिक सर्जरी उसकी कर दी। प्राइमा फेसी उसकी फ़ोटो, जब वो सब इस बीच में उनके पेरेंट्स आए, बात हुई, बोलने के लिए मना किया गया था। और चूंकि हाँ, एक चीज़ और, वो बोलने के लिए इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि राजेश की आवाज़ में थोड़ी सी तुतलाहट थी, तोतला था वो, बहुत थोड़ा थोड़ा। और सुधाकर बहुत साफ, लाउड और बहुत ही क्लियर बोलने वाला था। इसी डर से पेरेंट्स के सामने बोलने से मना किया जाता रहा कि ऐसा न हो पेरेंट्स उसकी आवाज़ को पहचानते हैं, फ़ौरन समझ जाएंगे कि मेरा बेटा कभी तोतला नहीं था। कोशिश करते रहे वो लोग कि ये फिर कभी दूसरा कोई मिलने ना आए। दोस्तों यारों में यही बताया कि हमारे पति घर पे हैं और उनको इस तरह से बैटरी की दुकान में एक एक्सीडेंट हुआ था, छोटा सा बैटरी वाला एसिड उनके चेहरे पे आ गया था, उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराई गई। लेकिन बाप ही होता है। बाप को जब शक हुआ, पुलिस को बताया गया, आधार से उसके अंगूठे के निशान नहीं मिले और पति की हत्या के आरोप में, साक्ष्यों को मिटाने के आरोप में, अपने प्रेमी का जबरदस्ती जो प्लास्टिक सर्जरी की गई थी उसको साक्ष्य मानकर इन दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया। मैंने ये वादू फिल्म देखी नहीं है, लेकिन इस कथानक से ऐसा लगता है उसमें भी शायद किसी का चेहरा बदलकर और उससे कुछ काम कराया गया हो, क्योंकि ये शायद तमिल भाषा में है या किसी दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्म है। मैं इसको सर्च करके देखने की कोशिश करूँगा और समझने की भी कोशिश करूँगा। आज की घटना, किसी फिल्म को देखकर इतनी विभत्स घटना को अंजाम देना थोड़ा रेयर है, पर प्रेमी पर फिदा स्वाति ने यह कर डाला। बड़ी हिम्मत का काम है ये। प्रेमी को इस बात के लिए मना लेना कि तुम्हारा चेहरा मैं तेजाब से जलाकर सुधाकर जैसा कर दूंगी, और इसीलिए सुधाकर को ले जाकर जंगल में मारकर जला देना बहुत जिगरे का काम है। लेकिन प्यार मोहब्बत में ये जिगरा आ ही जाता है जब अपने पर आ जाए, प्रेमी या प्रेमिका। सोचने की बात यह है कि जब पति को स्वाति के प्रेमी के संबंध में जानकारी हुई होगी, जिसकी वजह से तमाम सवाल वो करता रहा, तो उसी समय उसे कोई न कोई कठिन निर्णय ले लेना चाहिए था।
और शायद उसने ये कठिन निर्णय नहीं लिया। पूछा जरूर होगा उसने, ये कौन है, क्यों आता है, कब से इसको जानती हो, कहाँ का है, जो सवाल होते हैं अमूमन। लेकिन इसका स्टैंडर्ड जवाब भी है कि फ्रेंड है, आता है तो फ्रेंड तो आ ही सकते हैं, और तुम हमेशा शक्की हो, हम किसी से भी बात करें तुम्हें शक जरूर होता है, और शक का कोई इलाज नहीं है। ये बड़ा स्टैंडर्ड सा जवाब है। जो इसको भुगते होंगे वो जानते होंगे कि किस तरह के जवाब दिए जाते हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है, खासकर होम मेकर्स के लिए, कि अगर तुम्हें इतना शक है तो ऑफिस जाते समय मुझे कमरे में बंद कर दिया करो। फिर उसके सामने उसकी बात पर यकीन करने के सिवा कोई और चारा नहीं होता, और वो यकीन करके गाड़ी जैसे चल रही थी जीवन की वैसे ही चलाने के लिए मजबूर रहता है। ऐसा जवाब या ऐसा तब भी होता है जब पति के किसी महिला मित्र से संबंध हो और पत्नी ये पूछे, तभी कुछ इसी तरह के जवाब आते हैं कि मैं किसी भी लड़की से बात करूं तुम्हें शक होगा, किसी से पूछ लो। तरह तरह की बातें बहाने में या डिफेंस में बताई जाती हैं। लेकिन पति या पत्नी को जब भी ये कन्फर्म हो जाए कि पति का या पत्नी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उस समस्या के समाधान के लिए परिवार के किसी बड़े या समझदार आदमी या रिश्तेदारों में कोई बड़ा या समझदार आदमी उनको बीच में रखकर अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी बात जरूर बतानी चाहिए, उनकी मध्यस्थता करनी चाहिए। हालांकि बदनामी के डर से कोई करता नहीं है, और इसीलिए जब जान चली जाती है तो लोग ढूंढते हैं किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा। लेकिन ये जरूर कर लेना चाहिए। परिवार का आदमी हो बहुत अच्छा, नहीं तो ऐसा रिश्तेदार जिस पे दोनों लोग यकीन करते हैं। कम से कम इससे क्लियर हो जाएगा कि मंशा क्या है, पति की या पत्नी की। जिस किसी के संबंध के बारे में टोका गया हो तो उसकी मंशा क्या होगी। दूसरा, उनको जिस किसी ने ऐसा किया है उनको ये डर होगा कि किसी तीसरे को भी ये पता लग गया है, कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम करने में मैं फंसूंगा। इससे कम से कम हत्या नहीं होगी, जान बच जाएगी। आप देख लीजिए, अगल बगल आपके अगर इस तरह की कोई घटना हुई हो, जब भी उन दोनों के बीच में किसी मध्यस्थ को लगाया गया होगा, मध्यस्थ आया होगा, सेटल कराने की कोशिश की होगी, ऐसे में जान नहीं जाती। ये डर रहता है कि फलां को पता है, अगर ऐसा कुछ हुआ पुलिस सबसे पहले हम ही को उठाएगी। एक बार जान अगर बची रहेगी तो फिर आगे की बात सोची जा सकती है। मैं घटना 3-4 दिन पहले की आपको बता दूं, शहर का नाम नहीं बताऊंगा, आप लोकेट करना शुरू करेंगे। मेरी बहुत पुरानी व्यूवर हैं, किस्सा कोई परिवार की पुरानी सदस्य हैं, देखती रहती हैं। एक दिन उन्होंने मेल किया और कहा कि मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेल जो लोग करते हैं आप जानते हैं, मेल जब मैं रिप्लाई करता हूँ उसमें मेरा नंबर भी था, नंबर भी होता है। उन्होंने पहले एक मैसेज डाला, व्हाट कैन बी द राइट टाइम टू टॉक टू यू। मैंने समय बताया, उन्होंने कॉल की। मैंने पूछा बताइए क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा मैं केमिस्ट्री की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, एक बड़े डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मेरे पति फौज में अधिकारी हैं। मेरे घर में बच्चों की देखभाल और घर का कामकाज, चूँकि वर्किंग वूमेन ही सवेरे निकल जाती हैं, उन्होंने एक कम उम्र की घरवाली बाई, काम करने वाली बाई, मेड सर्वेंट, डोमेस्टिक हेल्प रखी थी। उनका कहना था कि मेरे पति साल में 2 बार या 3 बार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए आया जाया करते हैं। मेरे पति के उस काम वाली बाई से कब संबंध हो गए मुझे नहीं पता।
लेकिन अब मुझे एहसास है कि इन दोनों में बातचीत होती रही होगी। एक बार उसके हाथ में मैंने महंगा एंड्रॉयड फ़ोन देख के पूछा भी था कि इतना पैसा तो हमारे यहाँ से नहीं मिलता। तो उसने कहा कि आपको इसी तरह शक होता है, मैं 5 या 6 घरों में काम करती हूँ, फ़ोन तो मैं ले ही सकती हूँ। लेकिन एक दिन जब थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हुआ था, तो एक दिन उन्होंने अपने पति और उस काम वाली बाई को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसको कहा कि कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। पति उसका विरोध कर रहे थे, नहीं आने दीजिए, वो मेरी गलती है, मैं ठीक कर लूँगा, ये कर लूँगा। लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मुझे डर है कि अपने तनख्वाह का या जो उनके पास पैसा है उसका बड़ा हिस्सा वो उसको दे देंगे। मुझे ये भी डर है कि अगर वो ब्लैकमेल करेगी, कल को आके यहाँ घर में ही बैठ जाएगी, मैं क्या करूँगी। तमाम उनकी शंकाएं थी। मैंने उनसे भी यही कहा कि आप उनके अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को बीच में करके पूरी बात बताइए। बोले हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन वो किसी तीसरे से शेयर करने को किसी कीमत पे राजी नहीं है। हमने कहा कभी राजी नहीं होंगे, कोई राजी नहीं होता। आप अपने हस्बैंड की बात कर रहे हैं, कोई राजी नहीं होता, लेकिन आप एक बार ऐसा करके देख लीजिए, वरना आपके साथ क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने हमारी तमाम किस्सा गोई की अलग अलग स्टोरीज का हवाला भी दिया कि उसमें ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था। इससे मैं डर गई हूँ कि कल वो और मेरा पति मिलके मेरी हत्या न कर दो, मेरे बच्चों का क्या होगा। बहरहाल उसके बाद से मैंने कहा नहीं, आप इंसिस्ट करके ये ज़रूर करिए, अपने घर वालों को बुला लीजिए या उनके भाई या अपने ससुर या उनकी बहन, किसी से बुला के उनको बीच में रख के पूरी बात बताइए कि ये बात जो हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हालांकि उसके बाद से उनका फ़ोन नहीं आया। मैं बिल्कुल श्योर हूँ जैसे वो हमेशा सुनती हैं, वो इस एपिसोड को भी सुन रही होंगी या सुनेंगी। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर अब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो ऐसा कर लें और हमें ज़रूर मेल करके बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समस्या का हल निकला कि नहीं निकला। अगर नहीं निकला तो उन्हें पुलिस में ज़रूर जाना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, ये हर चौथे पांचवें घर की कहानी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये सावधानी जरूर रखें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।